तो हे गाइस, वेलकम टू हिंदी पॉडकास्टर शो। और आज का जो पॉडकास्ट है, जो हमारे जो गेस्ट है वो मेरे मित्र हैं आशीर्वाद जी चावरे। और आज जो वो हमें एक हॉरर लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। मतलब हॉरर मतलब जो उनके साथ वाले जो उनके जो मित्र थे उनके साथ घटी हुई एक घटना है जो आज अपने व्यूवर्स के लिए यहाँ पे सुनाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मिलते हैं पॉडकास्ट में। तो चलिए। तो वेलकम आशीर्वाद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में फिर से एक बार। आपने जो समय निकाला हमारे लिए फिर से, और आप आज जो स्टोरी सुना रहे हो, आपने मेरे को तो सुना ही है, बहुत हॉरर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी आप जो हमारे जो ऑडियंस है उनको भी एक बार सुना दीजिए, जो आपका जो रियल एक्सपीरियंस था उसे। जी बिल्कुल। नमस्कार रितेश भाई, मैंने आपको हाल ही में कुछ दिन पहले एक स्टोरी से आपको बताया था कि जो सत्य घटना पर है और जो हमारे साथी एक फ्रेंड है उमेश भाई करके, उनके साथ में घटित घटना है। मतलब ये उन्हीं के साथ में एक सच्ची घटना है। अच्छा। जो उनके साथ में घटी थी। ये जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये 2004 की घटना है। अच्छा। उस वक्त मैं तकरीबन 15 साल का था और जो हमारे उमेश भाई हैं वो 23 साल के थे। मतलब मुझसे उम्र में बड़े थे। और हमारा जो घर परिवार, जो घर एरिया है हमारा इलाका, तो वो एक झोपड़पट्टी से संबंधित है। मतलब हम एक स्लम एरिया में रहते थे। स्लम एरिया। तो जहाँ हमारा घर है वो हम ऐसा 1 2 3 4 लाइनों में हमारी बस्ती है। तो मेरा और जो उमेश भाई का घर है जो दूसरी लाइन में 3 और 4 नंबर के आजू बाजू के हमारे घर है। और उमेश भाई के और मेरे जो है व्यक्तिगत एक पारिवारिक संबंध भी है, क्योंकि वो उनके पापा और मेरे पापा एक मामे भाव है। अच्छा। मतलब भाई तो एक हमारे भी एकदम पारिवारिक संबंधी थे। और हमारा जो घर है, मतलब मेरे और उमेश भाई का आजू बाजू में घर है हमारा। अच्छा। और कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि उमेश भाई के घर के सामने ठीक आमने सामने एक लड़की का घर है। अच्छा। जिसका नाम है प्रीति। तो प्रीति का और उमेश का एक मतलब चाइल्डहुड, मतलब 9वीं 10वीं के तब से अफेयर शुरू है। मतलब प्रेम प्रसंग है स्कूल वाला। तो स्कूल के ज़माने से, मतलब प्रीति 9th में थी और उमेश 10th में था। मतलब तब से इनका अफेयर शुरू है। और स्लम में रहने के हिसाब से सभी को आजू बाजू की बस्ती में दोनों के अफेयर की सभी को जानकारी थी, बड़े छोटे में और लड़के लड़के में खासकर सभी को इसकी जानकारी थी कि उमेश का और प्रीति का एक अफेयर प्रेम प्रसंग शुरू है करके। तो और उमेश जो है वो धीरे धीरे आचार्य का भी काम सीख गया था। अच्छा। तो आचार्य का काम सीख गया तो उसके पास में पैसे वगैरह रहते थे। तो पैसे वगैरह रहने के बाद में उसके पास में मतलब उसने वो प्लेट में जो 2004 में सबसे ट्रेंडिंग बाइक थी हीरो बुक करके। हाँ, तो उसने वो छोटी वाली हीरो बुक बाइक वो उसने सेकंड हैंड बाइक खरीद ली थी। तो वो बाइक के ऊपर ही अक्सर क्या करता था, वो प्रीति को घुमाने ले जाया करता था। उसके साथ में वो लॉन्ग राइड पे जाता, घूमता फिरता, मतलब और उसका अच्छा चल रहा था। तो घूमने फिरने के बाद में उसकी जानकारी सभी को, मतलब एरिया में सभी को थी। और कभी कभी प्रीति क्या करती थी कि उमेश की जब माँ की तबीयत जब बराबर नहीं रहती थी तो कभी कभी प्रीति खुद उमेश के घर में आके कभी खाना बनाना, मतलब आना जाना रहता था। मतलब आमने सामने घर था ना, बिल्कुल ऐसा। तो और प्रीति को मतलब भाई नहीं था तो उसको किसी का डर धाक नहीं था भाई, उसको बोलने वाला व्यक्ति नहीं करके भाई प्रीति को किसी का डर तक नहीं। तो कई बार उसको प्रीति को उसके मम्मी पापा ने कई बार उसको मना किए, चिल्लाए कि भाई तुम मत जाया कर, लेकिन उसने सिरे से नकार दिया कि भाई मैं उमेश के घर में जाऊंगी। अच्छा। रहूंगी भी। जाते जाते उसने उमेश के घर में जाते जाते उसने उसकी मम्मी को चिल्लाते हुए बोली कि मैं जाऊंगी भी, रहूंगी और मैं उमेश से ही शादी करूंगी। अच्छा। ये बोल के आई। तो ये बात जब उमेश ने सुना तो उमेश ने उसको समझाया, मतलब शांति से, कि भाई ऐसा मत बोलो करके तुम। तो नहीं, फिर भी उसने मजाक में ही सही, लेकिन उमेश को उसने उस वक्त बोल दी थी कि शादी तो मैं तुझसे ही करूंगी। हाँ। अगर शादी नहीं हुई तो मैं मरने के बाद तुझे अपने साथ में लेके जाऊंगा। तो उमेश वो सब उमेश ने परिस्थिति को संभाला। अब जहाँ पे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हाँ। तो एक सरकारी स्कूल थी। अब सरकारी स्कूल होने के हिसाब से सभी लोग साथ में उठते बैठते थे, सिर्फ लड़कों के स्कूल थे, हमको बात मालूम थी। और उनकी जो प्रेम प्रसंग की घटना है वो एरिया में सभी को प्रचलित भी, सभी को फेमस थी, किसी से छुपी भी नहीं थी। अच्छा। और उमेश को पता था कि वो प्रीति कितनी गुस्से वाली है, तो उसको प्रॉमिस करता कि ठीक है कोई बात नहीं। और उमेश डरता भी था किसी लड़की को देखने के लिए। और कहीं ना कहीं उनको पता था कि भाई अपन आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर शादी भी करने वाले दोनों, तो दोनों अपनी खुशी से शादी करने वाले थे। तो फिर अचानक से एक दिन क्या होता है कि उमेश का मामा उसके घर पे आता है।
मतलब उमेश का मामा उमेश की मम्मी से आके शादी की बात करता उमेश के लिए कि भाई उमेश जवान है, बड़ा है, पैसे वगैरह कमा रहा, क्योंकि उस वक्त उमेश आचार्य का काम सीख गया था। वो शादी में जाता था, खाना वगैरह बनाता था और उसकी खुद की गाड़ी भी थी जहाँ पे वो अल्पोहार पोहा वगैरह मतलब बनाता निकालता था। और उसके बाद में कुछ अच्छे पैसे भी कमाना सीख लिया था उमेश ने, क्योंकि उसके पिताजी तो नहीं थे। तो उमेश मतलब घर का चालक मालक भी था। तो फिर उमेश के मामा अचानक उसके घर पे आके उसकी मम्मी से उसकी शादी की बात करते हैं। तो शादी की बात करने के बाद में उसकी मम्मी उमेश की मम्मी ये बोलने लगी कि चलो ठीक है, मैं अभी तो उमेश बाहर गया हुआ है काम पे, मैं शाम को जब उमेश आऊँगा तो उससे बात करके मैं बताती हूँ। तो ये बात की खबर प्रीति तक पहुँच जाती। प्रीति तो वैसे पहले से गुस्से वाले स्वभाव की। तो जैसा उसको ये बात मालूम पड़ी कि उमेश के लिए रिश्ता आया उसके मामा की लड़की का, तो वो प्रीति आग बबूले एकदम गुस्से में एकदम खोल के तो उमेश को रात को मिलने बुलाते। उमेश को रात को मिलने बुलाने के बाद वो ये बोलती कि कभी तूने कोई लड़की से शादी करा है, शादी का वादा करा है, बोला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर भी उसको शांति से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उमेश की, तू टेंशन मत ले, मैं तो शादी से तेरे से करने वाला हूँ और मैं तो वैसे भी प्यार तेरे से ही करता, तो तू टेंशन मत ले। तो उमेश को बोलने लगी कि तुम जाके तुम्हारी मम्मी को अभी बोल दो कि भाई तुम्हारे मामा को तुम शादी के लिए मना कर दो। तो बोले ठीक है, मैं जाके मम्मी से बात करता। चलो ठीक है भाई, गया घर पे। तो घर पे जाने के बाद में वो मम्मी से बात करने लगा। बोले मम्मी आपको तो पता है कि भाई मेरा और प्रीति का किसी से छुपा कुछ भी नहीं है, हमारे एक दूसरे का अफेयर है, हम प्रेम प्रसंग में और आने वाले 1 या 1.5 साल में हम शादी भी करने वाले। तो फिर मम्मी भी धर्म संकट में, मम्मी बोली चलो ठीक है, लेकिन मैं मामा को कैसे मना कर सकती, अभी वो भी हमारे घर के बड़े थे और उन्होंने सामने से रिश्ता लेके आए तुम्हारी शादी के लिए उनकी खुद की लड़की का, तो मैं उसको मना नहीं कर सकती। तो अगर मना कर सकते हो तो तुम खुद ही मना कर दो। तो ठीक है बोले। फिर मम्मी ने बोली चलो ठीक है, 2 दिन बाद हमारे रिश्तेदार में शादी है बाजू गली में, हम सब वहाँ पे इकट्ठा होंगे, हमारा पूरा परिवार भी वहाँ पे सब मौजूद रहेगा, तो अपन मिलजुल के एक बातचीत आपस में कर लेंगे और तुम्हारी बात में तुमने उनके सामने रख भी देना। फिर 2 दिन बाद में शादी है, सभी लोग बस्ती में जमा होते हैं। स्लम को आपको पता है कि भाई हम सब भी वहाँ पे मौजूद है और स्लम में ऐसी शादी शुरू है। एक हॉल है छोटा सा, वहाँ पे शादी वगैरह चालू है। यहाँ पे भी नीचे खाने की पद्धत है, सब पंगत वाड़ी बैठने की, क्योंकि उस वक्त कैटरर्स की सुविधा नहीं थी उस वक्त तक। और हम आज भी स्लम एरिया में जो बस्ती आज है खुद ही करते, तो खुद ही वो लोग खाना बांटने का काम, पानी बांटने का, नमक वगैरह सब वो लोग खुद ही बांटते थे। तो शादी शुरू हुई, एक फैमिली फोटो सेशन शुरू हुआ। फैमिली फोटो सेशन शुरू होने के बाद में समझ लो कि सब ऐसा लाइन में फोटो में खड़े होने लगे। तो उमेश का मामा, मामी, मम्मी इधर बाजू में उमेश और उमेश के बाजू में उसकी मामा की लड़की, जो उसके मामा ने उमेश के लिए देखा, रिश्ता लाया था। लेकिन घटना ये घटी कि उमेश को और उसके मामा की लड़की को दोनों को साथ में उसकी माँ वो प्रीति ने देख ली। अब प्रीति ने देखने के बाद में अंजाम ये हुआ कि प्रीति ने उसको गुस्सा कर, प्रीति ने उसको चिल्ला के वहां से बुलाई, सबके सामने बुलाई। तो बोले इधर आ। तो उमेश गया वापस के पास में। तो बोले मैंने जब तुमको मना करी थी कि तुम रिश्ते के लिए मना कर दो, तुमको रिश्ता करना नहीं है करके वहाँ पे, तो उसको समझाने लगा प्रीति को कि भाई मैं केवल फोटो निकाल रहा था, इसमें कोई ज़्यादा भड़कने वाली चीज़ नहीं है, आप शांत रहो भाई, अपन बाद में बात करेंगे। तो उसने समझाने की कोशिश कर, तो प्रीति कुछ मान नहीं रही। अब प्रीति नहीं मानी तो प्रीति गुस्से से निकल के घर पे चले गई। तो अब उमेश भी अपने काम से लग गया। तो उसके मामा ने क्या किया, उसके मामा ने मामी को, मामा और उसकी खुद की लड़की को 4-5 लोगों को लेके चाय पानी के निमित्त वो उसके उमेश के घर पे चले गया। तो भाई एक रिश्तेदारी की पहल करने का सब। अब मम्मी को तो सब पता था कि ये रिश्ता तो होने वाला ही नहीं था, और उमेश को उसके मामा ने कुछ बता के नहीं गया, वो घर पे चले गए। तब तक उमेश वो हॉल पर ही वहाँ का काम धंधा देखने लगा, जब वो सब पता से चालू था काम वगैरह कि भाई अपन यहाँ का देखभाल करते करके भाई एरिया की शादी करके। तो एक राहुल नाम का लड़का है, वो साइकिल पर दौड़ कर आता है बाजू से गली में से, और उमेश को जोर से चिल्ला के आवाज़ देने लगा। उमेश जल्दी आओ। बोले क्या? तो बोले तुम्हारे घर पे चलो, तुम्हारे घर पे प्रीति का तुम्हारे मामा के बहुत भयानक झगड़े हो रहे हो। अरे उमेश को कुछ समझ में नहीं आया। तो उमेश जो काम कर रहा था हाथ का काम छोड़ने के बाद में उमेश भागकर घर पे पहुंचा। उमेश के साथ में फिर मैं भी गया, मैं भी साथ में था, हम सब लोग साथ में थे। हम वहाँ पे जाने के बाद में हमने देखे तो उमेश के मामा के और उमेश की वो जो प्रीति है उसकी, जो उमेश की जो फ्रेंड, उसके बहुत झगड़े हो रहे। अब झगड़े होने के बाद में उमेश ने जगह तैसा करके सबको समझाने की कोशिश कर, तो जाके देखा था कि उमेश की मम्मी नीचे ओटे पे ऐसा सर पे हाथ लगा के ऐसे बैठी है, मामा के और प्रीति के झगड़े हो रहे और सब लोग उमेश के मुंह को देख रहे हैं। तो उमेश को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे तो हमारे परिवार का तमाशा बन रहा, मतलब एक उसको गिल्टी फील हुआ। बराबर है, तमाशा बन रहा। तो उसने उमेश के मामा को भी समझाया, मामा का भी नहीं माना, तो फिर उसने प्रीति को समझाने की कोशिश किया। तो प्रीति, जैसा कि प्रीति का जो स्वभाव है गुस्से वाला, चिल्लाने वाला, तो प्रीति कुछ मानने को तैयार नहीं। अब उमेश ने 1 बार 2 बार शांति सुकून समझाने की कोशिश करा, लेकिन प्रीति ने कुछ मानने को तैयार नहीं थी। तो उमेश ने गुस्से में आके प्रीति को एक जोरदार एक
थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगाने के बाद में सबसे असली प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू ये हुई कि उसने गुस्से में प्रीति को ये बोल दिया कि जा मैं तुझसे नहीं करता प्यार, जा मैं तुझसे नहीं करने वाला शादी, क्योंकि तब तक तो उसकी परिवार की इज्जत का तो पूरा फालूदा हो चुका था, मतलब उसका तमाशा बन गया था घर वाले और आजू बाजू के लोग समझदार भी लोग थे। तो उनने प्रीति को जोरदार थप्पड़ मारने के बाद में उसने बोल दिया, तो तब फिर प्रीति थोड़ी नर्वस होकर बोलने लगी कि सच में कि तुम जो बातें कह रहे हो सच में कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाला। तो उसने प्रीति को वहां से पहुंचाने के लिए भाई प्रीति यहाँ से भी केवल चले जाए, मैं उसको बाद में हैंडल कर लूंगा, मना लूंगा। तो प्रीति जाके एकदम घर में चले गई, वहां से घर में चले गई। अब घर में चले जाने के बाद में उमेश ने सबसे हाथ वगैरह जोड़ के माफी मांगा, मामा को भी कैसा करके पहुंचा दिया कि भाई चलो आप अभी यहाँ से जाओ, हम जब हमारा सबका समाधान हो जाएगा हम आपको वापस नियोजन कर लेंगे कि कैसा क्या करना है भविष्य में। अब ये बात हो गई कि उमेश अपने घर में और प्रीति अपने घर में, दोनों अपने अपने घरों में चले गए, मेहमान पाने भी अपने अपने हिसाब से अपने तक चले गए। शादी भी जब शाम तक निपट गई थी। तो प्रीति जब अपने घर के अंदर गई तो रात भर उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, रात भर रोने लगी वो। उसके दिमाग में खोबिया बैठ गया कि भाई इतने लोगों के सामने जो मेरे को कई सालों से मेरा प्रेम प्रसंग है, आज मैंने मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना करते हुए मैंने वो लड़के से प्यार करी, मोहब्बत करी, उससे शादी के वादे कर दिए, वो लड़के ने अचानक मेरे को इतने लोगों के सामने झापड़ मार दिया। अच्छा, और घर पे आने के बाद में उसके माँ बाप खुद बोलने लगे कि देखो ये लड़की की वजह से तूने हमारी इज्जत का एक समय को ख्याल नहीं करी, आज वही लड़के ने तेरी इज्जत का मतलब तमाशा बना दिया। हाँ, लोगों के तू तो तेरे अधिकार के लिए लड़ रही थी, उससे तू तेरी प्यार की कहानी के लिए लड़ रही थी। तो रात भर उसने कुछ खाई नहीं पी नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे के आसपास का समय था कि उसके पापा मम्मी उठ के ड्यूटी के लिए काम के लिए चले गए। हम सभी लड़के तो बाहर हमारे गली के बाहर एक छोटी सी कैंटीन सड़ी की पान की टपरी, वहाँ खड़े हुए थे हम चाय वगैरह पी रहे। तो हम सब चर्चा कर रहे कि भाई ऐसा जो भी कुछ घटना हुई कल शाम को ये सब गलत हुआ। उमेश ने शायद प्रीति को झापड़ नहीं मारना था या फिर उसके मामा ने अभी हैंडल कर लेना था। तो अब हमारे पीछे हम खड़े खड़े देख रहे हैं कि 12 से 12:30 बजे के आसपास का दोपहर का टाइम हो गया। आप यकीन मानो हमारे पास से कुछ बच्चे चिल्लाते हुए निकले, मतलब बाहर हमारे पास से कुछ बच्चे। और वो जो सीन, जो विजुअल जो है ना, जो दृश्य आज भी मेरे आंखों के सामने है, क्योंकि मैं उसका दृश्य अपनी आंखों से नज़ारा देख चुका हूँ और मैं जिंदगी में कभी नहीं चाहूँगा कि वो नज़ारा मेरे आंखों के सामने फिर से आए। अच्छा। हमने जब पीछे पलट के जब देखे ना, तो प्रीति अपने घर के अंदर से, उसने अपने घर के अंदर घासलेट से अपने आप को भड़काकर जलाकर वो घर से बाहर भाग के निकली। उसकी आवाज आप महसूस कर सकते हो कि जलता हुआ आदमी या मरता हुआ आदमी की जो चीखे, जो आवाज है, मैं आज भी बर्दाश्त के बाहर है। बराबर। तो वो उसके चीखे हमसे देखे नहीं गई, तो हम भाग के उसको पकड़ने के लिए भागे। तो हमने देखी कि बाजू पर रस्सी भी किसी के घर के कुछ चादर वगैरह सूख रहे थे, तो हमने वो चादर उठा के उसको उधर से उमेश भी भाग के आया और उसके मुंह से बस उमेश 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 की ही आवाज़ें निकल रही थी। वो इतना दर्दनाक सीन था वो कि हम जब हमने उसको ऐसा बुझाने की कोशिश करे ना, तो उसको कैसा करके हमने उसकी आग बुझाए, लेकिन तब तक वो बहुत काफ़ी हद से ज़्यादा झुलस चुकी थी, जल चुकी थी, मतलब बहुत जल चुकी थी। तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए और उमेश की जो नज़र थी केवल ऐसी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या हो गया करके। शॉक हो गया वो, बिल्कुल शॉक, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ से कहानियाँ बिल्कुल अपनी बदल चुकी, क्योंकि यहाँ से जिंदगी बदलने वाली थी उसकी। वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं पछतावे में था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था, मतलब बात आगे बहुत बढ़ चुकी थी। अब जैसा तैसा करके हमने उमेश को भी समझाने की कोशिश कर रहे, उसको उठा के जब दवाखाने जब लेके गए, तो वहाँ पे जाने के बाद में डॉक्टर ने हमको जो बातें बताया ना, डॉक्टर का बोलना ऐसा था कि ये पेशेंट कम से कम 90% जल चुकी थी, चांसेस नहीं। फिर डॉक्टर का बोलना यह था कि अपन 1-2 दिन तक इंतजार करते, वो क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि इसके झुलसने की वजह से जो इसका जो दिल, जो इसका हृदय और इसके जो लंग्स, फेफड़े, वो भाप लग गई थी, वो झुलस चुके थे अंदर से भी, तो उसका खून पूरा ऐसा सूख चुका था, काला पड़ गया था, तो वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकती। और ये बात सुन लिया था उमेश ने। लेकिन अब हम सभी लड़के और उमेश, हम उसके घर वाले सब वहाँ पे रात भर दवाखाने में बैठे। लेकिन घटना तब घटी थी कि हमारे पास में एक बहुत बुरी खबर आती है 2 दिन के बाद में। हमने सुने कि प्रीति की मौत हो चुकी है। वो बेचारी मोहतारा आपको तड़प के मर गई, लेकिन रात भर
रात भर जितना उसका मुंह खुला था, मतलब वो मरने से पहले रात भर वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आवाज़ के अंदर उमेश 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 कर रही थी। मतलब उसका नाम ले रहे थे? उमेश उमेश का नाम ले रही थी, मतलब वो बहुत फील कर रही थी मरने से पहले। तो आप विचार करो कि उमेश उमेश का नाम लेते लेते वो बेचारी मर गई। और उमेश कहाँ था? उमेश मतलब हॉस्पिटल में वहाँ बैठा था, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था उसकी करना क्या है। शॉक हो गया था कि अचानक से एक रात पहले हम सब साथ में थे, बातचीत करे, सब करे, और आज वो ऐसा घटना घट गई करके। चलो ठीक है, गए। अब दूसरे दिन का समय निकला, 10 से 11 बजे का समय था, अंतिम संस्कार की बारी आई। अब उसको गिफ्ट देने के लिए उमेश ने एक ड्रेस लाया था, उसको गिफ्ट देने के लिए कि भाई ये ड्रेस पहन के प्रीति बहुत सुंदर दिखेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। आज मजबूरन वो ड्रेस उसको उसकी लाश पे डालना पड़ा, वो ड्रेस उसको उसकी लाश पे उड़ाना पड़ा। जो प्रीति, जो उमेश साथ में हंसते खेलते, बचपन से बड़े हुए, प्रेम प्रसंग में थे, शादी का ख्याल देख रहे थे, सपने सजा के रखे थे, अच्छे घर संसार के एक ख्वाब देख रहे थे ना, वो कई मतलब कुछ भी थोड़ी सी भूल चुक के वो ऐसे चकनाचूर हो गया। इतना गलत कदम उठाया प्रीति ने उस वक्त पे कि वो आखिर को उसकी मौत के साथ में उसकी प्यार की कहानी खत्म हो गई। फिर अंतिम संस्कार करने की बारी। अब जैसा अपनी हमें सभ्यता के हिसाब से हमको अग्नि संस्कार करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके प्रीति के कोई भी संबंध में छोटा बच्चा था, उसके हाथ से उसको मुख अग्नि देगी। हम देख रहे कि उमेश केवल मात्र ऐसा बैठा है आंखें फाड़ के। हमको लगा कि वो रोएगा करके, वो रोएगा या चिल्लाएगा कि भाई कुछ सदमे में करके, लेकिन बस वो ऐसा हाथ बांधकर बैठा हुआ है और वो चीता की तरफ देख रहा है, कुछ भी नहीं। वो जो बोलते पुराने लोग, जो उसका भान चला गया है वैसे कुछ, बस बैठा है ऐसा बैठा वहाँ पे, ऑब्जर्व कर देख रहा है उसको जलते हुए देख रही है, सब देख रही करके। अब धीरे धीरे करते करते 2-3 घंटे के बाद में जब अंतिम संस्कार प्रक्रिया पूरी हो गई, विधि विधान पूरे हो गए, तो सब अपने अपने निकलने लगे, घर के ऊपर वासी जाने लगे। तो हम लोग भी रुके साथ में लड़के, तो सब घर परिवार के लोगों को हमने पहुंचा, लेकिन उमेश वहां से उठने का नाम नहीं ले रहा। हमने उमेश को बोले, उमेश भाई चलो, भैया चलो करके, हो गया अब जाना है, घर पे जाना है। तो वो उठने को तैयार नहीं। तो हमने कैसा करके उसको वहां से उठा के लाए, घर पे लाके उसके बिठाया हमने। तो चलो ठीक है, वो घर पे आके बैठा। तो हमको भी लगा, और सही बात है भाई कि एकदम से किसी के दिल में मतलब बचपन का प्यार था उसका। हाँ, तो एकदम से नहीं जाता किसी के दिल से, तो वो उसका 1 या 2 दिन तक सदमे में रहना लाजमी था, मतलब थोड़ा सही था उसके हिसाब से कि भाई चलो ठीक है, वो सदमे में है सब बातों में। तो अब वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो वो हमने देखे उसको घर पे जब गया उससे मिलने के लिए, तो उसके एक हाथ में प्रीति की फोटो, अरे वाह, और प्रीति की फोटो मात्र देख रहा। उसके पास में उसकी मम्मी ने उसको आवाज दी, आवाज देने के बाद नहीं सुन रहा। उसके पास में खाना, उसका पानी, उसका चाय रखा हुआ, ऐसा रखा हुआ। 2 दिन तक उसने खाने को, चाय को, पानी को हाथ तक नहीं लगाया। हाथ नहीं लगाने के बाद में फिर उसकी मम्मी हमारे पास में आए, बोले बेटा ऐसी ऐसी बात है, वो खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। बोले जब उस 4 दिन हो गए थे, 4 दिन के बाद जब उसके रूम में गए ना, हम देखे उसको घर के अंदर जाके, तो उसके मतलब बॉडी इतनी थकावट हो, मतलब इतनी गल गया था अंदर से, था इतना कमजोर हो चुका था वो कि उसको हमको सब उठा के लाना पड़ा। हमने सोची कि वो साथ का लड़का है करके, हमारा साथ वाला, उसकी जो फ्रेंड है वो तो उसकी तो मौत हो गई, मृत्यु हो गई उसकी। अब ये भी हाथ से न चले जाए, तो हमने कैसा करके उसको, इतना कमजोर हो चुका था ना भैया वो, कि उसको उठा के हमने कैसा करके लाया, उसको मुँह हाथ धुलाया, उसको लाया, बाहर बिठाया। चलो उसको मूड फ्रेश करने के हिसाब से हमने उसको कैंटीन पे लाने की कोशिश करे। अब जब कैंटीन पे लाया उसको बिठाने के लिए, तो हम 3-4 लड़के से टेबल पे बैठे, हमने उसको बिठाया। तो नहीं बोले कुछ बोला नहीं, लेकिन वो खुद ही उठ के भाई 2 कदम जाके दूर पे बैठ गया। अब बैठ गया 2 कदम दूर पे जाके, तो भाई मैंने मेरे हाथ से उसको चाय लिया, भैया उमेश भैया चाय पियो करके। नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया उसने। अचानक से रोना शुरू करा उसने। अच्छा, तो रोना शुरू करा, तो ये हमारे लिए तो ठीक बात थी कि रो रहा, क्योंकि रोने से उसका दिल हल्का हो जाएगा, उसके आंसू के साथ में उसका बोझ कम होगा। तो वो रोएगा तो शायद हो सकता है उसके दिल के गम बाहर निकलेंगे, वो रोगा। तो रोते रोते ना अचानक होता ये है कि वो जोरों से रोने लगा। अच्छा, चिल्ला के रोने लगा, वो भी जरूरी था। चिल्ला के रोने लगा, और हाथ ऐसा करके रोने लगा। और अचानक से 5 मिनट के बाद में उसने ऐसे जो मुंडी, जो गर्दन है ना उसकी, एकदम ऐसा झुका के एकदम हाथ पर हाथ रख के ऐसा बैठ गया। हमने वो भी देखे, शांति से देखे हमने। अब 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक हमने उसको आवाज़ दी है, उबज भाई चाय पी लो, मुँह पे पानी नहीं पी रहा, बंदा चाय नहीं पी रहा, क्या करना। मैं उसके पास पे गया,
उसके पास में गया, उससे बातचीत किया, उमेश भाई करके बात किया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसके से गर्दन से ये हाथ से पकड़ा, उसको मैंने ऐसा उठाने की कोशिश किया, उठा के देखा तो मेरे आंख में तो आप अभी भी कांटे आके क्रैम्प आके देख सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हाथों में खून था, खून। क्योंकि जब मैंने उसकी मुंडी जब ऐसे ऊपर किया ना गर्दन उसकी, तो उसकी आंखों में से आंसू नहीं बह रहे थे, उसकी आंखों में खून था, खून बह रहा था, खून की धार लगी हुई थी आंखों में से? आंखों में से खून की धार लगी हुई थी। आप यकीन मानो, हाँ, यकीन मानो कि उसकी आंखों में खून की धार लगी हुई थी। और खून की धार लगने के बाद में वो उसकी आंखों की जो पुतली है ना, जो अपनी तो तुम्हारी हमारे जो सबकी काले डार्क लेंस देते लेंस काले वाले, वो काले नहीं, वो केवल सफ़ेद पुतलियाँ थी। तो उसने जब मैंने उसको उठा के कोशिश करा तो मैं उसको देख के डर गया। बोला उमेश भैया क्या हो गया, ऐसा बोला। मैं उसको एक बार दो बार हिलाने की कोशिश किया, भैया क्या हुआ करके, वो कुछ जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी बार जब उसको हिलाया ना, गुस्से से पूछा ना, तो उसने मेरे तरफ ऐसा घुर्रा के देखा था, बोले तो नीचे तो घुर्रा के देखा। अच्छा, आंखें टाइट टाइट आके ऐसा उसको घुर्रा के देखा, और उसके आंखों से पूरा खून बह रहा, खून। उसके कपड़े पूरे खून से भर चुके थे, मेरे हाथ में उसका खून था। तो मेरे को क्या बोलने लगा पता है क्या आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे। क्या बोलो? क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी ना, वो मेल की, उसकी आदमी की आवाज़ नहीं थी। सबसे पहले तो फीमेल वॉइस में बात करने लगा, वो लड़की की आवाज़ में बात करने लगा। और लड़की ने क्या बोली उसकी आवाज़ में कि जब तक इसको मैं खुद ने कुछ नहीं करती, मतलब मैं खुद इसको कुछ नहीं करती, तब तक इसको कुछ नहीं हो सकता। और आवाज़ किसकी थी वो? आवाज़ थी किसकी? प्रीति की। प्रीति की? क्योंकि प्रीति की आवाज़ थी, और प्रीति की आवाज़ रहने के बाद में प्रीति ने उसके शरीर में तब तक पूरा प्रवेश कर चुकी थी। उसके शरीर पे पूरा उसका ही कंट्रोल था, प्रीति का कंट्रोल था। जैसा उसने बोला तो हम सब एकदम घबरा के डर के पीछे हट गए, एकदम घबरा के डर के पीछे हट गए, हम क्या होगा करके। फिर थोड़ा रिलैक्स हुए, हमने 2-3 आजू बाजू के लोगों को आवाज़ दी। आवाज़ देने के बाद में पूछे तो एक काका ने आके उसको तो पानी लेकर उसके मुँह पे मारा। उसके मुँह पे पानी मारा ना, तो भैया वो ना एकदम अचानक से धड़ से नीचे गिर गया। मतलब उसकी वो जो लहर थी वो चले गई, वो लहर में चलेगा, मतलब वो कुछ और ही दुनिया में चले गया था। बराबर। तो हम उसको हम तो डरपोक, हमको तो हाथ लगाने को डर लग रहा है उसको कि भाई क्या किया जाए करके। अब उसको हाथ लगाया जैसे तैसे करके उसको उठा के हमने सबसे पहले उसको उसके घर पे ले जाना सही समझे कि भाई उसके घर पे बताना जरूरी है कि भाई इसके ऐसे हालत हो चुकी करके। लेके गए घर पे, उसको घर पे लेकर गए तो उसकी मम्मी को हमने बताया। तो जैसा उसकी मम्मी को मालूम पड़ा कि इसके उमेश की हालत ऐसी है, तो उमेश की मम्मी एकदम घबरा कर पीछे हट गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हमने उसको उसके घर के अंदर एक मंदिर है छोटा सा भोलेनाथ जी का, तो उसको वहाँ बिठाया हमने। वहाँ बिठा के उसकी मम्मी ने उसके साथ में से 2 बार अगरबत्ती उतारी, कपूर की वो वाटी उतारी, जो भी भाई धार्मिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, डरपोक लोग हैं भाई, ऐसी चीज़ वो आज तक उन्होंने कभी देखे नहीं, ये फील्ड में कभी थे नहीं। तो उनके हिसाब से फिर उसकी मम्मी ने हमें बोली कि बोले भाई भैया एक काम करो, आप सब लोग यही रुको, बोले मेरे को डर लग रहा। उमेश के पापा तो थे ही नहीं, उमेश के पापा के तो कई साल पहले डेथ हो चुकी थी। उमेश की मम्मी अकेले साथ में घर में रहती थी उसके, वो बैठे हम सब उसके घर में रात को। तो रात भर वो बिल्कुल सो गया था, मतलब गहरी नींद में सो गया था, गहरी नींद में सो गया। फिर दूसरे दिन निकला तो वो हमको सबको देख के एकदम से हक्का बक्का कि ये सब लोग मेरे घर में क्या कर रहे करके। अच्छा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो उसके साथ में जो 2-3 दिन से जो हो रहा वो उसे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ हम लोगों को पता कि जब हम उसको फील कर रहे थे, और हमने भी उसको बताना कोई जरूरी नहीं समझे, नहीं बराबर है, नहीं समझे बताना जरूरी। फिर हमको ऐसा लगा कि भाई चलो ठीक है, अभी थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा, लाइन पे आ रहा। तो हमने उसको पूछताछ के उसके साथ में 1-2 दिन रहे, फिर उस हाथ से हम अपने घरों पर अपने काम धंधे से चले गए। तो फिर एक दिन ये घटना घटी कि उमेश 10 बजे अपने घर से कहीं घर के बाहर बैठा था, मतलब। तो उसकी मम्मी ने उसको ये बोल के कही कि मैं ड्यूटी से जाके शाम को 5-1 बजे आ जाऊँगी, जब तक उमेश तू यही बैठ, घर में खाना बना के रेडी है, आप तुम्हारा से लेके खा लेना करके। ऐसा मुँह से कुछ नहीं बोला, बस केवल ऐसा इशारे में मुंडी हिला के बोला। तो मम्मी ड्यूटी पे चलेगी, काम पर चलेगी। तो मम्मी शाम को 5 बजे आई। 5 बजे आने के बाद में मम्मी ने घर में अंदर जाके देखी तो उमेश नहीं दिखा। उसकी मम्मी मेरे घर में आई। मेरे घर में आके मम्मी बोलती कि बेटा उमेश आया घर पे? तो मैंने बोला नहीं चाची, उमेश मेरे घर पे नहीं है। तो बोले कहाँ गया होगा? तो बोले फिर हमने आजू बाजू में लोगों में 4-5 जितनी गलियाँ थी हमारी झोपड़पट्टी की, हमने वो सब ढूंढना शुरू करे, हमको कहीं नहीं मिला। अब फिर हमको ऐसा लगा कि यार इसका तो मानसिकता फिलहाल अभी ठीक नहीं चल रही, थोड़ा दूसरी दुनिया में ये कहीं ना कहीं निकल ना जाए, किसी से झगड़ा फिसाद ना कर लेकर उलझ ना जाए, इसकी जान को धोखा है। तो हम सब लोग जो हमारे साथ के जितने भी लड़के थे वो थोड़े डेयरिंग वास्ते, मतलब हम सब उसको ढूंढने के लिए निकल गए।
अब दिन से रात हो गया ना भैया, हम उसको ढूंढ ही रहे, वो कहीं नहीं मिल रहा। मतलब नॉन स्टॉप हमने उसको दिन भर ढूंढने के बाद में हमको कहीं मिल ही नहीं रहा हो। अब रात भर हो गई, फिर हम अपने अपने घरों पे आके हम कोई पुलिस स्टेशन में जा, कभी बस स्टैंड पे जा, कभी यहाँ जा वहाँ जा, हमने सब जगह ढूंढे। रात भर ढूंढते दिन निकल गया, सुबह के 6, 8, 9, 10 बज गए। तो हम हमारे रोज की कैंटीन पे खड़े, जहाँ चाय पीते हैं वहाँ खड़े, हम विचार कर रहे कि ये गया कहाँ होगा करके। तो वहाँ से हमारे गांव के, हमारे संबंध का एक आदमी था पहचान वाला, तो वो आ रहा साइकिल से। वो लोग ने हमको सबको खड़ा देखा, गांव में सबको एकदम बातें चीता करते देखा, घबराते हुए देखा कि सबको एकदम सब एक जगह लोग खड़े हुए, कल से क्या बात है। तो उसने हमको पूछा, बोले कि भैया क्या हो गया। हमने कहा ऐसी ऐसी बात है यार, अपना उमेश कल से गायब है, कल मिल नहीं रहा। उमेश कब से गायब है? बोले कल से शाम से नहीं मिल रहा। नहीं बोले यार मेरे को यार उमेश बोले कल सुबह 10 बजे के आसपास में शमशान की तरफ जाते दिखा था। अरे बाप। मतलब वो काका को 24 घंटे पहले, मतलब एक दिन पहले, पूरा एक दिन पहले और शमशान की तरफ जाते देखा। ये लोगों ने एकदम तड़ाके से, मतलब ज़्यादा देरी ना करते हुए ये सब शमशान के लिए निकले, सबकी सब शमशान के लिए देखे। क्योंकि देखो इनकी सबकी बुद्धि फर्स्ट, ये पूरे गांव में ढूंढ रहे, हर कोने हर गली में ढूंढ रहे, लेकिन ये शमशान में नहीं ढूंढने गए। ये जा सकते थे लेकिन इनकी बुद्धि फर्स्ट हो गई थी। ये जब वहाँ पे जब शमशान के पास में गए तो शमशान के गेट पे इन्होंने सबने ऐसे झाँक के देखे, उमेश एक जगह बैठा है। कहाँ बैठा है? कहाँ पे बैठा हुआ है? जहाँ पे प्रीति की चीता जली थी। अरे बाप, वो जलाने की जगह पे, जहाँ प्रीति की चीता जली थी ना, वहाँ बैठ के बातें कर रहा है। किसके साथ? अकेले अकेले बातें कर रहा है। तो वहाँ पे जो मशान के अंदर जो लाश को जो अर्थी पे रखता, जो काका रहता ना, जो अंदर मशान जोगी बोलते हैं जिनको, जो मैयत वगैरह लगा के देते, वो काका था। तो हमने उसको आवाज़ दी, हमने पूछे, तो वो हमको पहचान गया कि भाई कुछ दिन पहले सब लोग मैयत में आए थे करके, एक लड़की की। तो वो हमारे पास में आके बोला, अरे बोले ये लड़का कल से यहाँ बैठा है। बोले हमने पूछा क्यों काका क्या कर रहा था? तो उसका बोलना ये था, विचार करो मेरी बात का, उसने काका ने हमको ये बोला कि बोले यार कल दिन भर बैठा। तो मैंने रात को 8 बजे गेट बंद होने का समय था, क्योंकि 8 के बाद में यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं करता, रात को अंधेरा होता, मेरा घर बाजू में। तो मैंने उसको बोला, तो इसने कि मेरे को क्या बोलता, बोले मैंने उसको बोला कि बेटा जा घर पे जा, उठ जा करके। तो ये मेरे को वापस बोलता, बोले काका बोले मैं 2 बार गया था, बोले इसलिए मेरे को वापस लेके आई। किसने? बोले वो चीता की तरफ हाथ दिखा के बोलने लगा। अच्छा, मतलब प्रीति ने? मतलब प्रीति ने बोले वापस लेके आई 2 बार उसको। वो 2 बार बाहर निकला था, वहां पे उससे मिलने के लिए आया, लेकिन उसको लेके आने वाली प्रीति जो इस दुनिया में है नहीं, जो मर चुकी। तो उसने हाथ दिखा, तो काका एकदम अचानक थोड़ा विचक गया। हालांकि काका का तो रोज का काम था देखना, लेकिन एकदम रियल में अचानक से क्या होगा करके। तो काका ने उसको बोले बेटा जा, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले काका बोले आज बोले इसका बर्थडे है, बोले प्रीति का बर्थडे है। बोले तो बोले मेरे को इससे बात करना है। बोले मैं को हिंदू बुलाया। बोले तो फिर काका को ऐसा लगा, थोड़ा बेचारा बुजुर्ग काका, तो उसने विचार करा कि भाई चलो ठीक है, इसको शायद भाई की बातें कर रहा है लड़का, शायद उसको कुछ ना कुछ बाहर का लग गया होगा, इसलिए आके बैठ गया। तो मैंने भी उसको बोले बैठने दिया रात भर, और लेकिन रात भर मैंने उस पर ध्यान दिया कि अगर गलती से इसको कुछ ना हो जाए तो बोले मैं रात भर सोया नहीं बेटा। बोले मैं उसको देखता रहा, ये लड़का है बेटा रात भर से। बोले तो फिर मेरे से काका ने पूछी लड़की, तो हाँ बोले काका इसका प्रेम। फिर मैंने बोला काका इसका प्रेम प्रसंग था, ये लड़की का इसका अफेयर था। और तो मैंने उसको सही बोला कि हाँ काका रियल में, मैंने बोला आज प्रीति का जन्मदिन बर्थडे। मैंने बोला अरे बाप, रियल में उसका उस दिन बर्थडे था प्रीति का। तो काका ने जब इनको सब बताया तो इनके सभी के चेहरे एकदम हक्के भक्के कि ये रात भर से क्या कर रहा, मतलब। तो काका ने सब बताया उनको, रात भर से बड़बड़ बातें कर रहा था। और चीता, जो प्रीति की जो चीता है, जो ओटा बना हुआ था, ये उसके पास में वैसा बैठ के रात भर बस बातें कर रहा, और उसको सॉरी कहने लगा, और उसको ये भी बोलने लगा कि प्रीति तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब ये सुसाइड वाला, मतलब ये घासलेट लेके जलने की जो थी, इसने ऐसा नहीं करना था, मतलब। तो सॉरी बोलने लगा उसको, चीता को। तो फिर काका ने फिर उनको सब बताया। तो ये लोगों ने क्या करे, उसको उठाए वहाँ से, और उसको उठा के उसको घर पे लेके गए। तो घर पे ले जाने के बाद में फिर उसकी मम्मी ने सबने एक निर्णय लिया कि भाई इसको अपन एक दरगाह पे लेके जाते हैं।
दरगाह पे ले जाने के बाद में वहाँ के जो मुजावर वगैरह लोग हैं, वहाँ पे जो रोज रात को इबादत होती है, जो उनके प्रकार से जो भी पूजा पाठ दरगाह में वही ना वो नगाड़ा वगड़ा हाँ बस वहाँ तो वैसा लेके गए वहाँ पे ले जाने के बाद में उसको अब बिठाए। अब शाम को 7 बजे के आसपास में जब वहाँ के जो मुजावर लोग जो मंत्र वगैरह पढ़ते, सभी के आंग में कुछ जो मतरा हुआ पानी का जल रहता है वो सब उसके आंग पे सब पे छिड़कते, और जितने भी वहाँ पे जो ऐसे केसेस वगैरह आते जिनको कोई बाहर के भूत या प्रेत की आत्मा का या फिर भूत बाधा का ऐसा कोई बला हो जाती, तो वो सबको दरगाह में लाके ऐसा आजू बाजू में बैरेट में बिठा के रखते। फिर शाम को 7 बजे के आसपास जब उनकी पूजा पाठ शुरू होती वहाँ पे मुजावर लोगों की, तो वो नगाड़ा बजाते जोर जोर से। हाँ। और जोर जोर से नगाड़ा बजाने के वहाँ पे ऐसा होता वहाँ पे दरगाह के अंदर नगाड़ा बजता सबके आगे तो नगाड़ा बजता। अब नगाड़ा बजने से मान्यता ऐसी है कि भाई नगाड़ा बजने से जो नगाड़ा जो बज रहा तो वो उनको मार पड़ रही उसकी, कोड़े पड़ रहे किसको, जिनके आंग में बुरी बलाओं ने प्रवेश कर लिया, मतलब जिसमें से एक अपना उमेश भी है। हाँ। तो इसको लिया के वहाँ उन्होंने दरगाह में बिठा दिए। अब बिठाने के बाद में जितने भी केसेस थे 50-100 लोग जो पेशेंट इधर के उधर के दोनों तरफ के मिला के, वो उनको गोल गोल घूमना था, क्योंकि अगर गोल गोल घूमेंगे समझ लो तो उनको सबको पता लग जाएगा भाई मुजावर लोगों को कि भाई ये इनका बुरी बलाओं का प्रमाण कम हो रहा छट रहा। तो कोई नाच रहा, कोई गोल घूम रहा, कोई चिल्ला रहा रो रहा, मतलब जितने भी केसेस जितने भी पेशेंट उनके पास में इलाज के लिए आए हुए थे जिनको बाधा हुई थी भूत बाधा की, तो वो सब होते। लेकिन एक मुजावर का ध्यान गया वो अपने उमेश के ऊपर। हम भी थे वहाँ पे सब मौजूद साथ में, हमने बाहर से देख रहे थे, हम खड़े के देख रहे थे हम सब ऐसा कि भाई भगवान जो भी है खुदा इसको अच्छा कर दे, मतलब इसके आंग से जो बुरी बला जो लगी, बुरी बला तो नहीं बोल सकते लेकिन इसको प्रीति ने इसको अपने वश में कर लिया था भाई, इसको छुटकारा मिल जाए करके यहाँ से। बराबर। तो मुजावर का ध्यान इसके ऊपर गया। जितने भी आजू बाजू के पेशेंट, जितने भी आजू बाजू के वो जो थे मानसिक रोगी, उनको सबको सब गोल घूम रहे, कोई नाच रहा, कोई बाल बिखरा के, कोई ऐसा वैसा कुछ तो भी एक्टिविटी कर रहे। लेकिन ये वहां पर भी बस ऐसे हाथ पे हाथ और ऐसे पैर पे ऐसा रख के ऐसा बैठा, और वो अंदर जो मज़ार है, जो अंदर जो दरगाह है, बस उनकी तरफ तो देख रहा। कुछ उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, ना कुछ एक्टिविटी, बस शांति से बस बैठा हुआ देख रहा करके। तो मुजावर अंदर से आया, उसके हाथ में जो मोरपंख का जो होता है, मोरछड़ बोलते हैं इसको, मोरछड़ वो लेके आया, और उद्लोबान का जो धुना देते धुना वो ऐसा लेके आया। मोरछड़ ने उसको ऐसा मारा, उसको मुंह पे ऐसा उसने फूका। तो फूकने के बाद में उमेश ने अचानक ऐसा पीछे मुंह करा, मतलब उसने उसको अपने आंग पे आने नहीं दिया। तो जो मुजावर था वो थोड़ा जानकार और समझदार, हर बातों में मतलब समझदार था। डेली का मुजावरी है भाई, उसकी दरगाह में बैठा, सब लोगों का इलाज करते हैं, क्योंकि ये बातों में वो लोग कुछ ज़्यादा आगे रहते हैं कि भूत की जो बाधा जो हटाने का, जो वशीकरण का काम वो कुछ अच्छे तरीके से करते, मतलब वो तो उसको समझ गया। तो उसने फिर उसके सर पे यहाँ ऐसा मोरछड़ रखा, मोरछड़ उतारने के बाद में बोला एक बार कि बोले तू कौन है? तो उमेश कुछ भी नहीं बोला। तो बोले तू यहाँ से कब जाएगा? फिर भी कुछ नहीं बोला। तो फिर उसने ऐसा पूछा, तो तीसरी बार पूछने पे उसने ऐसा जवाब दिया। अच्छा। तो बोले जवाब दिया, जवाब देने के बाद में बोले ये मेरे साथ में आ गया। हाँ। अब ये मेरे साथ में यहाँ से जाएगा। अच्छा, मतलब आवाज उमेश की नहीं थी, आवाज अब यहाँ से प्रीति बात कर रही है। लेडीज की आवाज में जो प्रीति की जो रियल वॉइस है, फीमेल वॉइस, उसमें प्रीति बात कर रही है। बस होठ उमेश की हल रहा है, लेकिन आवाज और जो दिल के जो दर्द है वो प्रीति बयान कर रही है अपने दिल के दर्द की। बोली ये मेरे साथ में यहाँ से, अब मैं इसको छोड़ के कहीं जाती नहीं, अब ये मेरा है, इस पे हक मेरा है। तो मुजावर ने समझ गया कि बोले इसका इलाज करना पड़ेगा। तो मुजावर ने उसके मतलब हमको सबको बुलाया, और मुजावर ने उमेश की माँ को और मेरे को हमको सबको ऐसा बताया कि बोले देखो सब यहाँ पे 40 दिन का कोर्स पूरा करते, बोले यहाँ पे सब आते। तो जितने भी यहाँ पे जो रोगी है, जिनको भूत पिशाच का जो लगा हुआ किया कराया जो बाहर का, वो सब यहाँ पे 40 दिन तक रहते। तो 40 दिन हम इनको संकले से बांध के इनका इलाज वगैरह करते। तो हमने भी उमेश की मम्मी को समझाया कि चाची अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा भाई इसके भरे जवानी इसके आंख पे 40 दिन उसको रहने दो, या देखते क्या होता करके। तो मम्मी का भी दिल बड़ा था कि मम्मी की आंखों से आंसू निकल रहे, हमको देखते तो नहीं गए, लेकिन फिर मम्मी बोली कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, आप बोल रहे हो ना, चलो ठीक है। तो बोले हम बोले इसको रोज देखने के लिए आएंगे, बोले सुबह शाम। हाँ आओ कोई बात नहीं, बोले जैसा सब लोग बाहर बैठते हो बाहर बैठना, तुमने अंदर मत आना। तो बोले हम इसका इलाज हमारे हिसाब से करते। तो इनके जाने के बाद में उमेश को उन्होंने रात भर रखे, उसका इलाज उन्होंने चालू करो उसके हाथ पे। तो भाई धागा बांधने की कोशिश करते, उमेश ने धागा बांधने नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर जो ताकत जो शक्ति थी वो उसकी खुद की नहीं थी,
वो और अलग दुनिया की शक्ति थी। तो वो उसको बोले कि चलो ठीक है, रात भर उसको संकल्य से बांध के इन्होंने रखे। सब अपने अपने काम से लग गए, मंत्र उच्चारण शुरू हो गया, बैठे सब बातचीत कर, मतलब अपने अपने काम से सब लग गए, सब भूत भूत से शांत अपने अपनी जगह बैठ गए। जब दिन निकला तो उमेश दरगाह से गायब था। हम वहाँ पहुंचे, हमने तो पहले बोल दिए थे मुजावर को कि भाई हम इसको रोज सुबह शाम 2 टाइम देखने के लिए इसको हम यहाँ पे आएंगे कि भाई इसके अंदर क्या परिवर्तन आता, मतलब इसके अंदर मतलब इसके अंदर कितना परिवर्तन आता, मतलब कितना इसका सुधार आता है तबीयत के अंदर। तो हम देखने के लिए गए, हमने उसके लिए कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए गए, देने के लिए गए, उसको पिलाने के लिए। तो हम देखे वहाँ पे जाके तो हम सब लोग दिख रहे, लेकिन उमेश गायब वहाँ से। अच्छा, उमेश गायब, भैया दिमाग काम नहीं कर रहा, उमेश कहाँ गया करके हम देख रहे, ढूंढ रहे उसको। हमने पूछे फिर मुजावर से, तो मुजावर का भी मतलब मुजावर की मानसिकता ऐसी थी कि मुजावर को कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पे रात को क्या हुआ करके, कि उमेश जो पेशेंट को हमने बांध के रखे संकल से, संकल खुली हुई वहाँ पड़ी भी रखी, लेकिन वो उनका पेशेंट वहाँ से गायब। तो फिर उसने ऐसा ध्यान लगाया, बाबा के पास में बैठा, उसने ऐसा पानी वगैरह कुछ मंत्र करा, तो उसको बोला कि बोले यार बोले वो तो वहाँ पहुँच गया, शमशान में पहुँच गया। फिर गए हम सब, फिर शमशान गए, क्योंकि उमेश ने जितनी भी उसके पास में बुरी बलाई थी, एक बात मैं आपको बताता कि उसने हमको तो तकलीफ नहीं पहुंचाया, मतलब क्योंकि हम उसके साथ वाले थे, हम उसके दोस्ताने वाले थे, और प्रीति को और उमेश को हमने मतलब बहुत सपोर्ट करे, ये हिसाब से हमको तो दोनों ने धक्का नहीं लगाया, ना उमेश ने ना प्रीति ने। तो हम उसको फिर से लाने के लिए गए। फिर हमने प्रीति की वो जो जहाँ चिता जल रही थी, तो हमने वहाँ पे उसके पास में ऐसा नमस्कारी वगैरह करे, उसको उठाया, वहाँ से लेके चले गए। तो हमको वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर लाए। तो ऐसा 2-3 बार करने के बाद में ना वो उमेश भाग के वापस बार बार आता था। तो फिर हमको उसकी मम्मी ने एक बार बुलाई कि बोले यार बेटा तुम एक काम करो, इधर आओ। बोले जहाँ पे बोले मैं काम करती हूँ होटल में, तो वहाँ के लोगों का बोलना ऐसा है, बोले कि बाबा के चक्कर मत पड़ो, तुम्हारे लड़के की जिंदगी खराब हो जाएगी, बोले बर्बाद होगी। अच्छा, पढ़े लिखे तो शिक्षित लोग थे, मतलब एजुकेटेड लोग थे, मतलब तो उनको ये सब चीजों का मतलब समझ नहीं था। तो वो उनका बोलना ऐसा था कि बोले एक अच्छे डॉक्टर को बताओ, जो मानसिक रोगी का जो डॉक्टर था, जिसको साइकियाट्रिस्ट बोलते जिसको, तो वो डॉक्टर के पास में लेके चलो। तो हमने उसको फिर बिठाया, तो हमने उसको बिठा के एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया डॉक्टर का, डॉक्टर था वड़वानी सर करके। तो हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हो नागपुर का। तो हमने उसको गाड़ी में बैठ के नागपुर के लिए रवाना हो गए। तो गाड़ी में भी उसने मतलब ऐसा कुछ हमारे साथ में कुछ गलत व्यवहार नहीं करा, मतलब पता से बैठा, शांति से बैठा। हम डॉक्टर पे गए, नागपुर गए, नागपुर में जाने के बाद उसको ओपीडी में बिठाए, डॉक्टर ने उसका आंखें वगैरह चेकअप करा, पूरा चेकअप करा, हमसे सब पूछा, हमने सब बताया, मुजावर से ले गए तो प्रीति के मैया से इसका, फिर पूरा हमने स्टोरी डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाया, हमने परस्पर उसको पूरा के पूरा हमने उनको पूरा स्टोरी बता दी कि भाई ऐसी ऐसी घटना इसके साथ में हुई। फिर डॉक्टर साहब ने हमको बोले कि पहले तो उसका अपन मेडिसिन ट्रीटमेंट करेंगे, अगर मेडिसिन ट्रीटमेंट से इसका अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर इसको शॉक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी है जैसे आप बता रहे हो कि जब ये वो दरगाह से बोले जब ये सलाखे तोड़ के बाहर आ सकता तो ये कुछ भी कर सकता, ये आपको भी नुकसान पहुंचा सकता। तो हमने बोले कि चलो ठीक है एक मेडिसिन ट्रीटमेंट करते। तो फिर हमने उसको 15 दिन का मेडिसिन ट्रीटमेंट करे। मेडिसिन ट्रीटमेंट करने के बाद में उसमें अंदर मतलब एक शारीरिक परिवर्तन आया, लेकिन मानसिक परिवर्तन नहीं आया, मतलब उसका थोड़ा सेहत अच्छी हुई, सेहत में सुधार आया, उसका शरीर सुधार आया, लेकिन उसकी मानसिकता में फर्क नहीं आया। फिर हम वापस को एक बार गाड़ी में बिठा के लेके चले गए, तो वो बड़बड़ करना चालू कर दिया। वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहा, मतलब हमारे अगर हमारे नजरे से अगर तुम देखेंगे तो हमको दूसरी बार जब उसको लेके गए दवाखाने में नागपुर के अंदर, तो हमको डर लगने लगा था, क्योंकि गाड़ी में कौन, हमारा सामने के ड्राइवर के बाजू में उसकी मम्मी बैठी, पीछे उसका मामा, और उमेश के उधर बाजू में एक लड़का और इधर बाजू में मैं। लेकिन डरने की बात तो ये थी कि हमको ऐसा लग रहा था कि उमेश की बाजू में कोई लड़की बैठी हुई है, उसकी बार बार मेरे पास में देख देख के ऐसा वो बातें करने लगा था। अच्छा, मतलब प्रीति से ही बात, मतलब प्रीति से बात कर रहा था, मतलब हमारे को थोड़ी देर के लिए इतना डर का माहौल था। नागपुर, अमरावती से नागपुर की बाय रोड 3 घंटे का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमको इतना भारी गया ना कि वो बात कर रहा था
कि प्रीति को बोलने लगा, प्रीति अच्छी है क्या, खाना खाई क्या, चाय पी क्या, कैसी है, आंग क्यों नहीं नहाई, मतलब उसकी उसकी बातें करने लगा वो। तो भैया यकीन मानो आप, मतलब ये जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना भैया, ये कोई मतलब ये हमारे ऊपर बीती बात है, बीती बात है। बीती है। तो बहुत कठिन होता कभी कभी किसी को बताना, क्योंकि वो जो जब जितने बार मैं आपके सामने सब रिपीट करूंगा तो उतनी बार ना ये दृश्य मेरे आंखों के सामने आएगा, वो आ जाता है। तो हमको कहीं ना कहीं हमारे दोस्त का ये हाल हमको बर्दाश्त के बाहर है। और जो प्रीति के साथ में जो हुआ, ये भी उसने नई कदम उठाना था। तो अब वही नागपुर पहुंचे। अब मेडिसिन ट्रीटमेंट तो उसका 15 दिन का खत्म होगा, उसमें कोई सुधार तो नहीं आया। फिर हमने डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब ने बोले क्या, बोले इसको बोले अपने को शॉक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब इसको शॉक 4 बार इसको शॉक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और 4 ट्रीटमेंट करने के लिए उसको 7 दिन ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब पहला शॉक अपन देंगे, पहले ट्रीटमेंट करेंगे, तो पहला दिन के लिए 2-3 दिन के लिए बोलने इसकी हालत मतलब पूरी अस्त व्यस्त हो जाएंगी, मतलब ये पूरा कमजोर शरीर का हो जाएगा। तो उसको रिकवरी के 2-3 दिन लगते। तो ऐसा 4 बार शॉक ट्रीटमेंट करने के लिए इसको कम से कम 8 दिन के लिए तुम्हारे को हैप्पी उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 7 दिन के लिए रुकने का तय हुआ कि भाई मैं और मेरे साथ कर उसकी मम्मी यहाँ रुकेंगे, बाकी सब लोग वापस जाएंगे गाड़ी लेके, और उमेश को भी हमको एडमिट करना था। तो लेके गए उसको, ओपीडी रखे, अब वो मशीन में लेके गए उसको। तो हमको अंदर अलाउ नहीं था, अब हमको अलाउ नहीं है, तो हम बाहर ऐसा, बाहर को जो दरवाजा होता, दरवाजा में छोटा कांच लगा रहता, हम उसको ऐसा बस देख रहे थे, विंडो सीट में से देख रहे। तो अंदर कैबिन के अंदर एक शॉक ट्रीटमेंट हाउस अंदर था। डॉक्टर उसको बाहर से ऑपरेट कर रहा, एक डॉक्टर, एक असिस्टेंट डॉक्टर, और उसकी मम्मी यहाँ खड़ी हुई है। और जो उसको जो पहले तो उसके पैरों में ऐसा पैर लगा के नीचे क्लैंप लगाए, और ये जो सीट बेल्ट लगा के उसको 2 हाथों पे 2 क्लैंप लगाए। क्लैंप लगाने के बाद में उसको हेडसेट लगाए, उसके बाद पूरे शॉक बॉल्स वगैरह लगाए, पूरे हाथ चेस्ट पे वगैरह पूरा उसको लगाए, शॉक ट्रीटमेंट लगाए। फिर बाद में जब उसको पहला शॉक दिए, तो वो ना उसने कुछ बोला, उसको मुझसे आवाज नहीं निकली। मतलब पहले शॉक ट्रीटमेंट का था, जो पहला शॉक दिया उसको, क्योंकि एक शॉक के अंदर उसको 4 शॉक ट्रीटमेंट देने का था पहले दिन के अंदर। तो पहला शॉक जब दिए ना उसको, तो भैया आप यकीन मानो उसने कुछ बोला नहीं। जब दूसरा जब शॉक उसको दिए ना, तो उसने जब बोलना शुरू करा, तो अचानक से उसकी आवाज निकली। तो सबसे पहले तो उन्हें बहुत जोर से चिल्लाया उसने, लेकिन डरने की बात तो ये थी कि जब उसको जब पहला शॉक जब दिया तो उसने कुछ नहीं बोला, जब दूसरा शॉक दिए ना तो उसने चिल्लाया, और जब उसको तीसरा शॉक दिए ना, तो तीसरे शॉक में जब चिल्लाया तो फिर प्रीति वापस उसके शरीर में आई, और फिर प्रीति ने बात करना चालू करी। तो वो हॉस्पिटल का सीन ऐसा था कि प्रीति ने फिर बात करना चालू कर दी। मतलब आप महसूस करो कि हम कैसी परिस्थिति से निकल के वापस आए। प्रीति ने फिर बात करना चालू करी। जब प्रीति ने बोलना शुरू करी ना डॉक्टर को, इसको यहाँ से जाने दो, इसको तकलीफ मत दो, क्योंकि जो तुम शॉक ट्रीटमेंट दे रहे वो मेरे को नहीं, वो इसको लग रहा है, इसको अगर धक्का लगा तो ख्याल में करना, मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगी। जोर से उसकी आंखें तुम यकीन मानो उसकी आंखें ऐसी, डॉक्टर को लगा कि ये मानसिक रोगी है, ये ऐसी बड़बड़ कर रहा छोड़ने के लिए। जब डॉक्टर ने उसको तीसरा ट्रीटमेंट दिया, फिर चौथा ट्रीटमेंट दिया ना, तो चौथा ट्रीटमेंट देने के बाद में उसके पैर के क्लैंप टूट गए, हाथ के क्लैंप खुल गए, उसके यहाँ का हेडसेट निकल के भाग गया अपने आप। जो अंदर ऑपरेटर था ना वो गिर गया, और अंदर की पूरी हॉस्पिटल की लाइन चले गई। तब जाके वो डॉक्टर ने भाग के बाहर आया, उसकी मम्मी को भी लेके आया। तो वो डॉक्टर उसकी मम्मी को क्या बोलने लगा है कि माता जी, जिंदगी में ऐसा पहला केस देखा हो, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर बोलने लगा, जो खुद एक साइकियाट्रिस्ट से जो लोगों का इलाज करता था, तो उसको भी मालूम है कि ये मतलब इसको दवा की नहीं, इसको मतलब एक दुआ की जरूरत है, मतलब इसको दूसरे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो फिर डॉक्टर ने मम्मी से सब पूछा कि तुमने उसको कहाँ ले गए थे, कैसा लेके आए। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि चलो ठीक है, तुमने लेके गए होंगे, लेकिन एक तुम और दूसरे तरीके से इसको लेके जाओ, एक अच्छी जगह लेके जाओ और इसका इलाज कराओ। इसको दवा की जरूरत है ही नहीं, दवा तो इस शरीर में लगना ही नहीं। दवा की जरूरत इसको कब लगेगी, जब ये बीमार रहेगा, लेकिन इसको लगी हुई बीमारी है।
ये जो भूत बाधा में जो प्रलंबित है ना, ये बीमारी का इलाज हमारे पास में नहीं है, साइंस के पास में इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसको आप ऐसे लेके जाओ। डॉक्टर मतलब डर गया पूरा, क्यों जो चिल्लाने लगा जोर जोर से, बम, उसके बाल वाल बिखरे हुए एकदम ऐसे, उसके पैर के हाथ के क्लैम टूट गए, खुल गए, और उसके अंदर मतलब अचानक से एक अलग ही ऊर्जा उसके शरीर में आ गई। हम लोग भी देख के, हमको तो पता ही था कि ये क्या है करके, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो हम भी डर गए थे ना। फिर उसको फिर से देखा, हाँ, फिर उसको जगह तैसा करके लाए, शांत करे, फिर उसको वापस गाड़ी में, अब हम आने का समय वापस में, अब हम तो उसके साथ वाले थे, क्योंकि आज तक तो चाहे प्रीति ने या उमेश ने हमको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया, तो हमको तो साथ में रहना था उसके, भाई दोस्त वाला है, सब बातें बराबर का है। तो हम उसको लेके अमरावती वापस आए। जब उसको लेके वापस आए तो फिर हमने उसको सुधारने की बहुत कोशिश करी। फिर हमको ना एक 70 से 80 साल का एक बुढ़े के, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो ऐसा भूत निकालने का एक काम करता, मतलब छू मंत्र का काम करता। तो हमको एक उसके ऊपर बहुत भरोसा लगा, हमको बहुत दिनों बाद एक व्यक्ति मिला। तो फिर हमने उसको घर पे बुलाया। हमने उसको बोले कि भाई बाबा, इस तुम्हारे को जो भी लगता होगा बोलो, लेकिन इसको तुम निकाल दो। तो वो काका, मतलब जो बाबा था, बुजुर्ग था, वो बहुत कॉन्फिडेंट से, कि आज तक हमने जहाँ भी काम करे तो हमने किसी को निराश नहीं करे, ऐसा वैसा बहुत बड़ी बड़ी बातें। तो फिर तय हुआ कि अपन 2 दिन के बाद में इसका इलाज करेंगे, और अब तुमने सब ये सब देख लिया, दवा खाना कर लिए, मुजावर चले गए, दरगाह चले गए, सब ट्रीटमेंट कर लिए। अब एक काम करो, उसको अपने घर के बाहर आंगन में इसकी पूजा पाठ लगाते करके। तो ठीक है, फिर शुरू हुआ। फिर वो अनुष्ठान की तैयारी हुई कि बोले यहाँ पे, बोले एक चौकी मंडो, बोले यहाँ पे वो मुड़वाते ना, अपने पुतले आते, काले कपड़े के पुतले वगैरह, आटे के गोले बना के सब उसको लगाया। बस वैसा करे उन्होंने, अनुष्ठान लगाया, घोरी विद्या शुरू करे, उसको लाया, उसको बिठाया। तो पहले तो आधा घंटा मंदिर, मतलब ऐसा ही सादा सिंपल चला। पूरे गाँव के लोग आके, बच्चे वगैरह सब, डर का माहौल था, सब देखने लग गए उसको। देखते लगने के बाद में फिर उसको, आप यकीन मानो, मतलब उसको जो बाबा बुलाए थे, उसके हाथ में छड़ी थी। उसने उसको बोला कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम उसको छोड़ के जाना चाहती हो या नहीं, क्योंकि उसको तो हमने सब बता दिए थे कि भाई इसके आंग में एक प्रीति नाम की लड़की है जिसने प्रवेश कर ली, और उसका घर उसके आमने सामने नीचे करके, ये इसका सामने घर है, ये उमेश का घर है करके हमने सब उसको बता दिए थे। तो पूरा कॉन्फिडेंस है। तो उसने क्या करा, उसको जोर से उमेश को एक छड़ी मार दिया। छड़ी मारने के बाद में उमेश तो एकदम चिल्ला के खड़े होने लगा, एकदम खड़े हो गया उठ के। फिर प्रीति, फिर से चिल्ला पुकारी चालू। तो उसको, मतलब उमेश की तुम आप हालत देखोगे, मतलब वो समय के अंदर तो बिल्कुल ऐसा बारीक सा दुबला पतला लड़का हो गया, बिल्कुल कमजोर, मरने के लिए, कि मतलब उसको मरने की कगार पे। लेकिन उसके आंग में ताकत इतनी कि मतलब यकीन करना मुश्किल हो जाएगा आज की तारीख में, कि हमने 8 या 10 लोगों ने उसको पकड़ के रखेंगे आजू बाजू से, वो हमारे काबू में नहीं आ रहा। आजू बाजू के लोग सब देख के हैरान परेशान, पागल, मतलब ये क्या होगा करके, इतना अच्छा लड़का अचानक से ऐसी जिंदगी इनकी कैसी का बदल गई। तो वो जो प्रीति उसके शरीर में वापस प्रवेश करी ना, उसने बोली कि तूने उसको मारा कैसा? वो बुड्ढा अपने अलग ही घमंड अकड़ में, कि बोले आज तो मैं देखो निकाल के ले जाऊंगा, आज मैं देखो बांध दूंगा, ऐसा वैसा। वो उसकी कलाकार दिखाने लगा। हम भी बोल रहे बाबा क्या है, तो देखो करो करके। तो वो बुड्ढे को उमेश ने ऐसी लात मारा ना, तो वो मतलब उमेश की लात, मतलब वहां तक जाने भी, मतलब कम से कम 5 फुट का अंतर होगा दोनों के बीच में। लेकिन उमेश की लात हाथ से उसको, वो बाबा को लगी भी, और बाबा कम से कम उसकी लात खाने के बाद में कम से कम 20-25 फुट दूर जाके गिरा। पिक्चर के जैसा फेंक दिया, बिल्कुल जैसा पिक्चरों में बताते, बिल्कुल वैसा सीन। लेकिन हमारा तो आंखों देखा हाल है, बिल्कुल। हम तो रियल मतलब जो हमने खुद महसूस करा, हमारे आंखों को जो खुद का देखा हुआ एक्सपीरियंस, हम तो आपसे वो शेयर करना, मतलब बिल्कुल पिक्चर की कहानी के जैसा, कि वो जो बुजुर्ग था, जो बाबा आया था, वो एकदम 20-25 फुट दूर जाके गिरा। आखिर को वो बुजुर्ग को भी उसके सामने घुटने टेकना पड़ा मजबूरन, कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, आपने सब चीज आजमा के देख लिया, अब इसको भगवान भरोसे इसको छोड़ दो, उसका जो होगा। अब इसका इलाज करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। वो उठा, खड़ा, हाथ जोड़ा। हमने भी उसको, वो बुजुर्ग बेचारा ऑलरेडी पहले उसकी कमर पे लात मार का खाने की वजह से उसकी कमर टूट गई थी। तो हमने उसको घर पे जाके छोड़ के, हमने सब पूजा पाठ बंद करे। फिर हमने सोचा कि जानते भैया अभी ऐसा है तो इसको ऐसा ही अपने साथ में अपन रखते, क्योंकि हमको तो उसकी कोई तकलीफ ही नहीं थी, ना प्रीति की ना उमेश की, माँ को भी नहीं, मतलब किसको नहीं, मतलब वो उसकी दुनिया में खुश था। ये अलग बात थी कि भाई
वो बुरी ताकत के हाथों में फंस गया था, लेकिन चलो ठीक है, हो गया। अब कुछ दिनों के बाद की घटना ये है कि बहुत दर्दनाक है। मतलब ऐसा है कि हम जब उसकी माँ जब रोने लगी चिल्ला चिल्ला के, उमेश 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 उमेश, बहुत दर्दनाक रोने लगी, दर्दनाक मतलब बर्दाश्त के बाहर दर्दनाक मौत होने लगी। हमने जब जाके देखे ना उसको, तो उमेश ना उसके घर के अंदर पंखे में लटका हुआ था। मतलब फांसी ले ली उसे? फांसी ले लिया। अब फांसी लिया कैसे? उसके गले में एक ओढ़नी, मतलब एक दुपट्टा था लेडीज का। हाँ, लेडीज का जो सलवार सूट पे पहनते हैं नहीं कि अपन, वो वैसा दुपट्टा उसके गले में बंधा हुआ था, उससे उसने फांसी ली थी। विचार करने वाली बात ये है कि कुछ महीने पहले जब प्रीति की मौत हुई थी ना जलकर, तो जो सलवार सूट, जो ड्रेस उसने उमेश ने उसको मैयत पे पहनाया था, हाँ। वो वही दुपट्टे से फांसी लेके मारा। तो हम आज तक विचार करते कि वो दुपट्टा जो प्रीति की लाश के साथ में जल के राख हो गया था वो समय पे मैयत में, वो वहां से वापस कैसा क्या और किसने लाया? आप यकीन मानो भैया कि वो आज तक हमारे सोच से परे बात है कि वो जो दुपट्टा वो उसके गले में बंधा हुआ था, हमने जो देखे, वो हमको पता था कि लाल कलर का दुपट्टा इसने ये ड्रेस मैयत पे उसने डाला था। और जब दोपहर जब शाम के 4 बजे के आसपास जब हमने उसकी मैयत का अंतिम संस्कार का उसका बंदोबस्त करे ना, तो जब हम शमशान में जब प्रवेश कर रहे हैं, तो देखने लायक दिलचस्प बात क्या होती पता है कि आपको, कि मशान में बाजू के जितने 10 ओटे, 10 में से 9 जो जितने ओटे सब भरे हुए, सब पे किसी न किसी की लाश, किसी न किसी की अर्थी, मतलब मैयत जल रही मतलब। लेकिन वो ओटा जहाँ पे प्रीति की लाश जल रही थी, जहाँ पे प्रीति की मैयत जल रही थी, वो खाली है, जहाँ पे जाके बैठता था। हाँ, वो ओटा खाली है। बाप रे, इसकी राय किसी को कुछ नहीं पता कि वो ओटा क्यों खाली था, किसी को कुछ नहीं पता कि ओटा क्यों खाली था। वो ओटे के ऊपर जाके इसकी हमने अर्थी जलाए, जहाँ पे प्रीति को जलाए थे। मतलब देखा जाए तो दोनों की प्यार को मतलब मुक्ति उस दिन मिली जहाँ पे प्रीति जली थी, ओटे पे जहाँ उसकी अर्थी को जलाया गया था, वही ओटे के ऊपर हमने उमेश की लाश को जाके मतलब अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान के साथ में चलाया। तो मतलब एक खलिश रह जाती मन में कि साथ में रहने वाले दो लोग, वो तो किसी को साथ में रहने वाला बंदे को फील होता, मतलब एक कि आंखों देखा हाल है, ऐसी कहानी है। एक उमेश नाम का जो लड़का हमारे साथ में रहता था, तो उसकी एक दर्दनाक मौत हमको आज भी कहीं ना कहीं मन में खलिश पैदा करती कि नहीं, फ्लैशबैक दिख जाता होगा। ऐसा नहीं होता, नहीं होना मतलब कैसा है कि कभी कभी याद करके भी अच्छा आदमी डिप्रेशन में चले जाता। वो यदि उसका मामा उसके घर पे नहीं आता, या प्रीति घर पे नहीं जाती, या लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग और उसका गुस्सा, थोड़ा वो आपस की थोड़ा मतलब थोड़ा वो बोले जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा इतना बड़ी घटना घट गई। जो अपने अगले साल आने वाले साल में शादी का इंतजार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, संजोग कर रहे थे, उसकी माँ और उमेश की माँ और प्रीति के माँ तो सब मान्यता मतलब एग्री थे शादी करने के लिए, लेकिन अचानक से उसके मामा का आना हो गया। तो ये सब घटना अचानक से सब घट गई। तो ये आज तक हमारे मन में खाई जाती है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम उमेश, वो तो उमेश तो चलो ठीक है, वो क्योंकि वो दुनिया में था ही नहीं, वो उसके हाव भाव, वो सोच समझ के बाहर की बातें उसके साथ ही था जब से प्रीति मरी, शायद उसके दिल दिमाग पे हावी हो गई थी। तो ये कहानी है, ये कहानी मतलब एक रियल स्टोरी, मतलब ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये आप रियल सच्ची घटना है, रियल स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन जब ये बात जब मेरे मन की जब बाहर आती, तो मेरे नजर के सामने उमेश और प्रीति, मेरे को वो हीरोपुक जो गाड़ी पे जो घूमते थे ना, वो दोनों भी वो जाते दिखते, मतलब एक खलिश रह जाती दिल में कि यार कहीं ना आज वो हमारे साथ में अगर जीवित रहते थे तो आज उनके भी बाल बच्चे बड़े बड़े रहते थे, कम से कम उनका संसार रहता था। तो एक खलिश मन में रह गई। बाकी इमोशन हो जाता हूँ कभी कभी से स्टोरी बात करता हूँ, क्योंकि खुद से जुड़ी हुई रिलेटेड करके मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी अगर कोई अपने साथ वाला रहने वाला अगर इंसान चला जाता है, तो आदमी के दिमाग में वो हमेशा मतलब वो हावी होते ही है। अगर कोई साथ वाला दोस्त है या किसी के साथ अपन रह रहे और वो अचानक से चला जाता है, उसका इतने हाल भी हो गए प्यार के लिए, तो हमेशा जहन में रहता ही है, मतलब वो दिखता है।
हमेशा? नहीं, वो हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र, उम्र में बड़ा था लेकिन घनिष्ठ मित्र था, साथ में रहने वाला था। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक साथ में उठना बैठना, चाय पानी वगैरह, हर छोटी मोटी बातें शेयर करना। तो इससे क्या होता पता है कि आपको मतलब उससे अपना लगाव लग जाता। तो वो जो उसके साथ में घट रहा वो हमारे साथ में घट रहा, क्योंकि उसके साथ में हम होते। क्योंकि हर घटना में आप साथ में भी थे? हाँ, साथ में थे। उसको लाने तक, ले जाए तक, प्रीति के अंतिम संस्कार, उमेश का अंतिम संस्कार, उसके प्रेम प्रसंग में, उसकी हर छोटी मोटी बातों में, उस मतलब हर साथ में संबंधित थे। मतलब इसलिए बातें फील होती है बस। तो थैंक यू आशीर्वाद भाई, आपने जो अपना जो मतलब आपने साथ वाले जो बंदे की जो स्टोरी थी यहाँ पे सुनाई, और मैं आशा करता हूँ कि जो अपने जो दर्शक है उनको भी ये स्टोरी अच्छी लगेगी। और देखते हैं अभी इस स्टोरी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, और उसके बाद करते कोई नया एपिसोड, कोई नई स्टोरी पे करेंगे फिर से। थैंक यू आप आने के लिए। धन्यवाद बुलाने के लिए रितेश भैया। मिलते हैं अगली स्टोरी में, नई सच्ची घटना पे आधारित एक स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। और जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।